गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8th। विषय हिंदी लिटरेचर, पार्ट 10, आदमखोर शेर। बच्चों, आदमखोर का मतलब होता है कि जो जंगली जानवर होते हैं वो आक्रमण करते हैं, उसे हम कहते हैं आदमखोर शेर। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। कुछ जीव हिंसक होते हैं क्योंकि वे केवल मांस खाकर जीवित रहते हैं और इसीलिए मनुष्य और जंगली जीवों के बीच संघर्ष बना रहता है। यहाँ पर ये एक यात्रा स्मरण है, संस्मरण है जिसे मनमोहन बाबा जी ने लिखा है। यहाँ पर एक ऐसे शेर की चर्चा की गई है जो आदमखोर इसलिए बना है क्योंकि वह एक बंदूकची के द्वारा जो है वो घायल हो चुका था। और यहाँ पर शेर की खाल का नकाब ओढ़े उन वास्तविक आदमखोरों की ओर भी हमें इंगित किया गया है कि जो लोग बेगुनाह लोगों पर जुल्म कर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं और फिर उन्हें गली कूचों में खुलेआम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में चित्रण किया गया है। अब देखिए कहानी। सुबह के सूरज की सुनहरी घास पर पड़ी ओस की बूंदें मोतियों की भांति चमकने लगी। पशु पक्षियों ने अपनी जीवन क्रिया प्रारंभ कर दी और संपूर्ण जंगल भांति भांति की आवाज़ों से जीवित हो उठा। फरवरी का महीना था। वातावरण में अभी काफ़ी ठंडक थी और हम दोनों खेस यानी कि कंबल को लपेटकर डाक बंगले के आंगन में बैठे गरम गरम चाय का स्वाद लेने लगे। हम तराई के दुधवा, तराई यानी कि पहाड़ के नीचे का समतल मैदान भूभाग होता है, उसे हम तराई कहते हैं। तराई के दुधवा के जंगल में सुनहरे डाक बंगले में बैठे थे शेर, चीते, हाथी, सुअरों जैसे जंगली जानवरों के अतिरिक्त हजारों की संख्या में हिरन, बारहसिंघा आदि। अब यह वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, पर उस समय ये एकदम खाली जंगल था। मैं अपने तराई के एक फार्म में रह रहे मित्र के साथ कल रात को ही यहाँ पहुँचा था। डाक बंगले का चौकीदार कहीं गया हुआ था। मेरे मित्र स्वरण सिंह के यहाँ आते जाते रहने के कारण चौकीदार की पत्नी उसे जानती थी, अतः किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। आकाश में पंछियों का बहुत बड़ा झुंड उड़ान भर रहा था। मैं कमरे में जाकर अपना कैमरा ले आया और क्लिक क्लिक तस्वीरें खींचने लगा। रहने दो इनके फोटो, ये पक्षी काम के नहीं। स्वरण ने मुझे टोका। क्या मतलब? इनका मांस स्वादिष्ट नहीं होता, फोटो का स्वाद से क्या संबंध है? स्वरण अपनी मूर्खता समझ गया और हंसने लगा। उस समय असलम चौकीदार आ गए। छोटी छोटी दाढ़ी, सिर पर काली टोपी, मैले कुचले कपड़े, पुराने पैरों में पुराने से फौजी बूट। दुआ सलाम और राजी खुशी के बाद रात की उपस्थित न रहने के लिए माफ़ी मांगकर मैं स्वरण को संबोधित करते हुए बोला, अच्छा हुआ आप आ गए, बंदूक तो लाए होंगे। फिर एक आदमखोर शेर के बारे में विस्तार से बताने के बाद बोला, अब वह शेर डाक बंगले के आसपास घूमता रहता है, कल ही मेरी गाय को मारकर ले गया है। अच्छा हुआ, स्वरण ने हंसते हुए कहा, गाय तो वैसे भी बेकार है, कभी एक बूंद दूध नहीं दिया। असलम फिर अपनी गाय और आदमखोर शेर का रोने लगा और स्वरण पर जोर डाला कि वह अपनी बंदूक से उस शेर को मार दे। उनकी बातों से स्वरण को लगा जैसे वह कोई भेद छुपा रहा है। पूछताछ के बाद असलम ने बताया कि वह एक नई गाय लेने के लिए गांव के सरपंच के पास पैसा उधार लेने गया था। उसने कहा कि अगर वो उसे शेर या चीते की खाल ला कर देगा तो वो मुझे गाय खरीदने के लिए पैसे दे देगा। मैं बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। जंगल में घूमा फिरा तो बहुत था, परंतु एक दो बार दूर से ही शेर देखने के अतिरिक्त कभी कोई शेर या चीता नहीं देखा था। शेर का शिकार, वह भी आदमखोर शेर थे। शिकार पर जाने की उत्सुकता मन में पैदा हो रही थी। उत्सुकता यानी कि बेचैनी। दोपहर का भोजन करने के बाद हमने थर्मस में चाय भरी और कुछ खाने पीने की सामग्री बांधी और असलम के साथ उस ओर चल पड़े जहाँ शेर ने गाय को मारा था। पैरों के नीचे आए सूखे पत्तों की आवाज़ और किसी पक्षी की आवाज़ वातावरण में निशब्दता को कभी कभी भंग कर देती थी, यानी कि वहाँ की शांति को भंग कर देती थी। किसी समय किसी टहनी से कोई सूखा पत्ता टूटता और कुछ क्षण हवा में कांपता हुआ धरती पर आ गिरता। एक सूखा नाला पार करने के बाद अचानक मेरे कानों में जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आईं। मैंने देखा कि 7-8 जंगली कुत्ते एक खूबसूरत बारहसिंगे का पीछा करते आ रहे हैं। जंगली जानवरों में यह कुत्ता सबसे घटिया और सत्यानाशी जानवर माना जाता है। एक ही कुतिया 5-5, 6-6 बिल्लों को जन्म देती है।
और जिस जंगल में वे रहने लगते हैं कुछ ही महीनों में वह कुत्तों से भर जाता है। हमारे देखते ही देखते कुत्तों ने बारहसिंगे को चारों ओर से ऐसे घेर लिया जैसे किसी शहर की फसादी किसी अकेले दुकेले विरोधी को घेर लेते हैं। कुत्ते अपने तेज और खूनी दांत दिखाते हुए बारहसिंगे का मांस नोचने लगे और उनकी ओर देखते हुए स्वर्ण की आंखों में क्रोध झलकने लगा। उसने बंदूक उठाई और 3-4 फायर कर दिए। 2 कुत्ते वहीं ढेर हो गए, शेष भाग गए। एक और नाला पार करने के बाद असलम ने हमारा ध्यान शेर के पंजों के निशानों की ओर दिलाया। स्वर्ण को यह समझते देर न लगी कि यह किसी लंगड़े शेर के पैरों के निशान हैं। शेर आम लोगों के विश्वास के विपरीत एक बहुत शरीफ और यूं ही बदनाम जानवर है। यह घरेलू जानवरों या आदमियों पर तो तभी हमला करता है जब इसे जंगली जानवरों के पीछे दौड़ने और शिकार करने की शक्ति नहीं रह जाती। स्वर्ण ने बताया, अवश्य ही इस शेर को किसी अनाड़ी शिकारी ने गोली मारी होगी, जिससे शेर मरा तो नहीं पर लंगड़ा अवश्य हो गया। कुछ देर बाद सूरज डूबने से पहले हम उस स्थान पर पहुंच गए। असलम की गाय मरी पड़ी थी और कुछ हिस्सा शेर का भोजन बन चुका था। शेष भाग रात के समय शेर अवश्य आएगा, इसका स्वर्ण को पूरा विश्वास था। गाय की लोथ के आसपास 5-6 वृक्ष थे। हम सब ने मिलकर एक एक वृक्ष पर मचान सी बना ली। मचान यानी कि बच्चों ऊंचा सा खेत की रखवाली या शिकार करने के लिए बांस से बनाया हुआ ऊंचा सा आसन, उसे हम मचान कहते हैं। जब मचान बन गई तो स्वर्ण ने मुझे और असलम को वापस लौट जाने को कहा, पर डर के मारे ना तो मैं और ना असलम अकेले जाने को तैयार थे। यहाँ तक कि स्वर्ण उस चौकीदार असलम को अपने साथ मचान पर बैठाने के लिए भी तैयार नहीं था। उसने मुझे बताया कि एक बार इसी प्रकार के वे दोनों मचान पर बैठकर किसी जानवर की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब रात के समय जानवर वृक्ष के नीचे बंधे बकरे को खाने आया तो स्वर्ण ने असलम को टॉर्च की रोशनी जानवर पर डालने को कहा तो असलम डर से कांपने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी जानवर पर डालने की अपेक्षा स्वर्ण पर डाल दी। इसी अफरा तफरी में मचान से जो शायद बहुत मजबूत नहीं थी टूट गई और दोनों धड़ाम से जानवर के आगे गिर गए। उन्हें असलम से गिरा देखकर जानवर भी घबरा गया और जंगल से गायब हो गया। असलम उस समय वापस तो नहीं लौटा, परंतु हमसे ज़रा दूर किसी बड़े पेड़ पर चढ़ गया। हम भी अपने चारों ओर कंबल लपेटकर बैठ गए। जंगल की शाम की एक विशेषता होती है, जब वहाँ सूरज छिपता है तो अंधेरा जल्दी ही पूरे जंगल को अपनी काली चादर में लपेट लेता है। सूरज छिपने के बाद चांद निकल आया। उसकी रोशनी पेड़ों की पत्तियों में से छनती हुई पूरे जंगल में एक रहस्यमय वातावरण उत्पन्न कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। चारों ओर कब्रिस्तान जैसी स्तब्धता थी, जैसे कोई स्तब्धता यानी कि बच्चों की शांति और खामोशी थी, जैसे कोई जीव जंतु जंगल में रहता ही ना हो। मैं अपनी और स्वर्ण की सांसों की आवाज़ भी सुन सकता था। यह खामोशी भी एक तरह का भ्रम पैदा करती थी। मुझे अनजान और मेरी आंखों से परे मांसाहारी जानवर अपनी खुराक की तलाश में इधर उधर घूमते अवश्य डोल रहे थे। अचानक एक गीदड़ की आवाज़ जंगल की खामोशी को तीखी छुरी के बार की भांति चीरती हुई निकल गई। गिदड़ आमतौर पर झुंडों में रहते हैं, पर अकेला गिदड़ जंगल में जब इस तरह बोल रहा हो तो कहते हैं कि यह शेर से मिला हुआ है। गिदड़ जब किसी हिरन या जंगल के जानवर को देखता है तो आवाज़ देकर शेर को बता देता है कि तुम्हारे भोजन की सामग्री इस ओर है। एक विशेष बात यह भी है कि जब शेर शिकार करता है तो जैसे सभी मांसाहारियों को दावतनामा मिल जाता है, उसके बाद गिदड़ या जंगली कुत्ते तथा बचा कुचा गिद्ध खा जाते हैं। शेष जो मांस लगा रहता है उसे कीड़े मकोड़े साफ कर जाते हैं और 2-4 दिनों के बाद कुछ हड्डियों के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचता, यानी जंगल का वातावरण प्रदूषित रहित हो जाता है। स्वर्ण के होंठ हिलते हैं। शेर और साथ ही मुझे एकदम चुप रहने का संकेत करता है। वह बैठे बैठे अनुमान लगा रहा है कि आवाज़ किस ओर से आ रही है और शेर किस ओर से आएगा। मचान पर बैठते ही स्वर्ण ने टॉर्च मेरे हाथ में देते हुए मुझे पहले ही अच्छी तरह समझा दिया था कि शेर के आते ही जब स्वर्ण मुझे संकेत दे तो मैं टॉर्च की रोशनी शेर पर फेंक दूँ। उत्सुकता और शायद डर से मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, कहीं मुझसे असलम वाली दुर्घटना ना हो जाए। जिस समय यह घटना घटी उस समय जंगल या जंगली जानवरों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। इनके बारे में बहुत कुछ स्वर्ण ने मुझे बाद में बताया था। कुछ अनुभव मुझे स्वयं जंगलों में घूमते फिरते हुए बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। शेर जब रात में के समय शिकार के लिए चलता है तो वह अपने पंजे इस प्रकार संभाल कर रखता है कि सूखे पत्ते पर पैर पड़ने पर भी कोई आहट नहीं होती। अब एक सूखी टहनी के धीरे से टूटने की आवाज़ से स्वर्ण ने उस आवाज़ की दिशा की ओर देखा। मरी हुई पड़ी गाय से 10-12 फुट की दूरी पर शेर एक खुले स्थान पर खड़ा गाय की लाश की ओर तथा कभी आसपास बड़ी सावधानी से देख रहा था। चांद की रोशनी और धारीदार शरीर पर पड़ रही थी। वह अपनी बड़ा और प्रभावशाली सिर ऊपर उठाकर चांद की ओर देखने लगा। मुझे लगा जैसे उसकी आंखों में हीरे चमक रहे हैं।
शेर धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ भोजन की ओर बढ़ा। स्वरण ने भी बड़ी सावधानी से धीरे धीरे अपनी बंदूक की नली उसकी ओर घुमाते हुए मुझे टॉर्च की रोशनी शेर पर डालने के लिए संकेत किया। मैंने उत्सुकता और वातावरण से बंधी हुई टॉर्च की रोशनी शेर की ओर फेंकी। शेर घबराया हुआ सा हमारी ओर देख रहा था और मैं बंदूक की नली से निकलने वाली गोली, दिल दहला देने वाली घातक आवाज़ की प्रतीक्षा कर रहा था, पर गोली नहीं चली। स्वरण के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान पसरी हुई थी। वह शेर की ओर एक टक बांधे हुए देख रहा था। शेर क्रोधित नेत्रों से हमारी ओर देख कर घुराया और फिर छलांग लगाकर जंगल के अंधेरे में गुम हो गया। डर से मेरा शरीर काँप रहा था और मैंने एक टहनी में अपना बायां हाथ मजबूती से लपेट लिया था। शेर के गायब हो जाने के 5-6 मिनट बाद मैंने स्वरण से पूछा, बंदूक क्यों नहीं चलाई? वह धीरे से हंसते हुए बोला, मुझे लगा जैसे ये वही शेर है जिसके सामने कुछ महीने पहले और असलम गिर पड़े थे। उस दिन यह शेर मुझे मार सकता था, पर उसने नहीं मारा। स्वरण कहने लगा, और अब मुझे इस बेकसूर जानवर को मारने का क्या हक था, जो मेरी उपस्थिति से बेखबर असहाय जैसे नीचे खड़ा था। यदि कोई मूर्ख बंदूकची इसे जख्मी ना करता तो यह आदमखोर क्यों बनता? फिर कुछ देर बाद चुप रहने के बाद बोला, और भी तो बहुत आदमखोर हैं जो बेगुनाहों को मारने के बाद भी, जिंदा जलाने और अकथनीय जुल्मों करने के बाद भी बड़े मज़े से शहरों की गलियों में बाज़ारों में घूमते हैं। उन्हें कौन मारेगा? तो यहाँ पर बच्चों इस कहानी के इस यात्रा संस्मरण के माध्यम से हमें बताया गया है कि शेर, बाघ और अन्य संरक्षित जीवों का शिकार हमें नहीं करना चाहिए। वनों को नष्ट होने से बचाना चाहिए। शेर, बाघ आदि जीवों के शिकार के क्षेत्र को संरक्षित करना चाहिए। बच्चों, यदि हम जानवरों के क्षेत्रों पर कब्जा नहीं करेंगे, उन्हें संरक्षित नहीं करेंगे, तो कोई भी पशु हो वो क्या है, आदमखोर बन जाएगा। हमें इन्हें आदमखोर बनने से बचाना होगा और इनके क्षेत्रों पर अतिक्रमण नहीं करना होगा।